नमस्कार, जय हिंद, वंदे मातरम। प्यारे साथियों, आज हम बहुत ही महत्वपूर्ण विषय पर बात कर रहे हैं जो हिंदी साहित्य में आदिकाल है। ये पुस्तक जो है दृष्टि प्रकाशन की है, उसमें बहुत ही बेहतरीन तरीके से बताया गया है। और यदि यहाँ से आप अगर पढ़ते हैं तो कोई भी प्रश्न आएगा तो वो छूटेगा नहीं। 100% आप उसको श्योर है कि सही करके आएंगे, इस बात की पूरी गारंटी है। तो प्यारे साथियों, इस वीडियो में बने रहिए और देखते रहिए DL हिंदी नॉलेज। और हमारा जो चैनल है इसको सब्सक्राइब कर लीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए। तो बहुत ही तथ्यात्मक जानकारी, आप थोड़ा सा पढ़ेंगे और थोड़े में ही आपको तथ्यात्मक जानकारी मिलेगी। वैसे तो हिंदी साहित्य का इतिहास जो रामचंद्र शुक्ल की पुस्तक है उसमें बहुत डिटेल से दिया हुआ है, लेकिन इसमें बहुत शॉर्ट में दिया है और वही दिया है जो पेपर में आने वाला है। तो आइए दोस्तों पढ़ते हैं। तो यहाँ पे देखिए दिया हुआ है आदिकाल के बारे में कि रामचंद्र शुक्ल ने अपने ग्रंथ के वक्तव्य में आदिकाल के नामकरण पर विचार किया। आदिकाल में भाषा के आधार पर मुख्यतः दो प्रकार की रचनाएं मिलती हैं, तो अपभ्रंश की और देश भाषा। याद रखना, प्रश्न पूछा जाता है कि आदिकाल में दो प्रकार की जो रचनाएं मिलती हैं वो किस भाषा की मिलती है, एक तो अपभ्रंश और देश भाषा की। तो जो देश भाषा है इसे ही हम बोलचाल की भाषा कहते हैं। आगे लिखा है कि इसी आधार पर शुक्ल जी ने आदिकाल का विभाजन किया है अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य, देश भाषा काव्य और अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य। इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है। याद रखना, एक प्रश्न यहाँ पे ये भी बनता है कि इनके कितने ग्रंथ है टोटल, तो इन्होंने 12 ग्रंथों को माना है। ये प्रश्न बहुविकल्प में पूछा जाता है कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल द्वारा हिंदी साहित्य के इतिहास में उन्होंने कितनी ग्रंथों को माना है, तो 12 ग्रंथों को, जो यहाँ पे स्पष्ट रूप से लिखा हुआ है। ये भी एक प्रश्न बन सकता है। आगे देखिए लिखा हुआ है कि इनके अंतर्गत केवल 12 ग्रंथों को ही साहित्यिक मानते हुए इस प्रकार वर्गीकृत किया गया है, तो अपभ्रंश काव्य और एक देश भाषा काव्य। तो अपभ्रंश काव्य इसमें विजयपालासो, हमीरलासो, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, इस प्रकार से 4 पुस्तकें हैं जो अपभ्रंश काव्य में हैं। कौन सी? विजयपालासो, हमीरलासो, कीर्तिलता और कीर्तिपताका, ये जो हैं अपभ्रंश काव्य में आती हैं। आगे हैं देश भाषा काव्य। तो देश भाषा काव्य में इन्होंने 8 पुस्तकें मानी। कौन कौन सी हैं? खुमान रासो, बीसल देव रासो, पृथ्वीराज रासो, जयचंद्र प्रकाश, जय मयंक, जस चंद्रिका। याद रखना, ये पूरी पुस्तक है, इसका नाम है जय मयंक जस चंद्रिका। परमाल रासो, जो आल्हा का मूल रूप है, इसको आलाखंड भी कहते हैं। परमाल रासो का दूसरा नाम है आलाखंड। और खुसरो की पहेलियाँ आदि, विद्यापति की पदावली भी जो है इसमें शामिल हैं। तो इस प्रकार से 8 जो हैं देश भाषा काव्य और 4 अपभ्रंश काव्य, टोटल 12 ग्रंथों की इन्होंने साहित्यिक मानते हुए वर्गीकरण किया। किसने? आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने। आगे लिखा है उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल करते हुए, वीरगाथा काल, याद रखना सबसे महत्वपूर्ण प्रश्न है कि यहाँ पे बनता है कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने कहा है। बहुत ही स्पष्ट रूप से यहाँ पे लिखा हुआ है, ये आपको याद भी होना चाहिए और प्रश्न पूछा भी जाता है बहुविकल्प में कि आदिकाल को वीरगाथा काल किसने कहा है, तो आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को वीरगाथा काल कहा है। तो उपयुक्त 12 पुस्तकों के आधार पर ही आदिकाल का नामकरण वीरगाथा काल करते हुए लिखा। इनमें से अंतिम 2 तथा बीसल देव रासों को छोड़कर सब ग्रंथ वीर गाथात्मक ही हैं, अतः आदिकाल का नाम वीरगाथा काल ही रखा जा सकता है। ये जो कथन है आचार्य रामचंद्र शुक्ल जी का कथन है। आगे शुक्ल जी ने आदिकाल को 4 प्रकरणों के अंतर्गत विवेचित किया है। ये तो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रश्न है, इसको तो याद ही रख लो। सीधा पूछा जाएगा आचार्य रामचंद्र शुक्ल ने आदिकाल को कितने प्रकरणों में बांटा है, तो 4 प्रकरणों में बांटा है। कौन कौन से हैं? पहला प्रकरण है सामान्य परिचय, प्रकरण 2 अपभ्रंश काव्य, प्रकरण 3 देश भाषा काव्य, प्रकरण 4 फुटकल रचना। इनका क्रम भी पूछा जाता है, तो सबसे पहले सामान्य रचनाएं और सबसे पहले सामान्य परिचय, फिर अपभ्रंश काव्य और देश भाषा काव्य और प्रकरण 4 में फुटकर रचनाएं। तो इस प्रकार से आपको ये याद कर लेना है। आदिकाल को उन्होंने कितने प्रकरणों में बांटा है, तो 4 प्रकरणों में बांटा है। अब हम बात करते हैं सामान्य परिचय की, जो प्रकरण 1 की है। तो देखिए साथियों, प्रकरण 1 सामान्य परिचय। आचार्य शुक्ल जी लिखते हैं कि प्रकरण 1 में आदिकाल के आरंभ, अवधि और उसकी 2 मूल विशेषताओं का वर्णन किया है। प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। ये भी एक प्रश्न बनता है कि प्राकृत भाषा की 3 अवस्थाएं मानी जाती हैं। कितनी मानी जाती? 3 अवस्थाएं। प्रथम अवस्था को पाली, दूसरी को प्राकृत और अंतिम अवस्था को अपभ्रंश कहा जाता है। सीधा प्रश्न बन जाता है कभी कभी कि अंतिम जो
प्राकृत की तीसरी अवस्था है उसको क्या माना जाता है, तो उसको अपभ्रंश कहा जाता है, और प्रथम अवस्था को पाली। ठीक है, तो आचार्य शुक्ल के अनुसार प्राकृत की अंतिम अपभ्रंश अवस्था से ही हिंदी साहित्य का आविर्भाव माना जाता है। उस समय जैसे गाथा कहने से प्राकृत का बोध होता था, वैसे ही दोहा या दुहा कहने से अपभ्रंश या प्रचलित काव्य भाषा का पद समझा जाता है। दोस्तों यहाँ पे दोहा या दोहा वर्ड आया, ऐसे प्रश्न यहाँ से बनता है कि दोहा या दोहा मूलतः किस भाषा का शब्द है, तो अपभ्रंश भाषा का शब्द है। ये भी आपको याद रखना है, बहुत ही महत्वपूर्ण है। सीधा पूछा जाता है कि दोहा या दोहा किस भाषा का शब्द है, तो ये अपभ्रंश भाषा का शब्द है। आगे आचार्य शुक्ल ने अपभ्रंश के लिए प्राकृत भाषा हिंदी, प्राकृत की अंतिम अवस्था और पुरानी हिंदी जैसे शब्दों का प्रयोग किया है। अपभ्रंश या प्राकृत भाषा हिंदी के पदों का सबसे पुराना पता तांत्रिक और योगमार्गी बौद्धों की सांप्रदायिक रचनाओं के भीतर विक्रम की शताब्दी के अंतिम चरण में लगता है। मुंज और भोज के समय संवत 1050 के लगभग तो ऐसी अपभ्रंश का या पुरानी हिंदी का पूरा प्रचार शुद्ध साहित्य या काव्य रचनाओं में भी पाया जाता है। अतः हिंदी साहित्य का आदिकाल संवत 1050 से लेकर 1375 तक, अर्थात महाराज भोज के समय से लेकर हमीरदेव के समय के कुछ पीछे तक माना जा सकता है। यहाँ देखिए कुछ महत्वपूर्ण तथ्य लिखे हुए हैं। हालांकि प्रथम सिद्ध सहरपा का समय राहुल शंकराचार्य के अनुसार सामान्यतः 769 ईस्वी स्वीकार किया जाता है, किंतु शुक्ल जी ने उनका समय 633 ईस्वी विक्रम संवत 690 माना है। अतः इसी आधार पर उन्होंने 8वीं शताब्दी की बजाय 7वीं शताब्दी से सिद्धों की रचनाओं में अपभ्रंश के पदों की प्राप्ति को माना है। प्रश्न यहाँ ऐसे बनेगा कि आचार्य रामचंद्र शुक्ल के अनुसार जो सिद्धों की रचनाएं हैं तो क्या समय माना, या यहाँ से पूछ लेगा कि प्रथम सिद्ध सरपा का समय जो है वो कितना स्वीकार किया गया है, तो राहुल शंकराचार्य के अनुसार समय है 769 ईस्वी, लेकिन वही अगर रामचंद्र शुक्ल की बात की जाए तो विक्रम संवत 690 माना है। तो याद रखना यही महत्वपूर्ण तथ्य है। और इतना ही आज के वीडियो में। ज़रूर बताएं दोस्तों ये वीडियो कैसा लगा है। अगर अच्छा लगा तो इसी प्रकार से वीडियो हम और बनाएंगे और आपके समक्ष प्रस्तुत करेंगे। आप कमेंट ज़रूर करें और वीडियो अच्छा लगे तो लाइक करें। धन्यवाद।